साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है इकोनॉमिक्स के इस थ्योरी सेशन में। आज हम लोग जो है कि पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में एक, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के बेस को बनाने में भी काफी सहायक होता है। राष्ट्रीय आय ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है और आज अगर बात करें तो ये लेक्चर नंबर 1 है। बड़ा चैप्टर है, इसमें 3 या 4 लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय पढ़ने के बाद आपको मुझे लगता है कि सारे प्रश्न लगभग जो है कि आपके बनना स्टार्ट हो जाएगा सभी एग्जाम में, चाहे जो है कि वो बॉटम लेवल पर आपका एमटीएस हो, एसएससी हो या टॉप लेवल का बीपीएससी हो। आप लोग लेक्चर 1 को बड़े अच्छे से देखेंगे और बड़े आराम से हम आप लोग को बता रहे हैं, कॉपी पर इसको नोट करते जाएंगे। राष्ट्रीय आय का अगर बात करें साथियों, तो राष्ट्रीय आय में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक आर्थिक समृद्धि होती है। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि उसके विभिन्न संसाधनों पर निर्भर करता है, बशर्ते वहां पर जो है कि आय भी देखा जाएगा, वहां पर जो है कि पूंजी भी देखी जाएगी, कैपिटल क्या है, और उसके बाद वेल्थ यानी धन भी देखा जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि क्या सिर्फ आर्थिक समृद्धि आय से होती है या आय की प्राप्ति आर्थिक समृद्धि से होती है? क्या सिर्फ पूंजी आर्थिक समृद्धि से ही बन सकता है या पूंजी से हम लोग आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं, या धन के संदर्भ में क्या यही कॉन्सेप्ट है? तो सामान्यतः नहीं। जब तक आय, धन, पूंजी को विवेकपूर्ण तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं हो पाएगा। जैसे एक देश का आप नाम सुने होंगे, कतर। सुखी संपन्न है, आर्थिक समृद्धि है, बशर्ते अपने संसाधनों का उतना उचित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर पाने के कारण वो कई देशों से पीछे है। लेकिन एक नाम आप लोग और सुने होंगे, एक नाम देश का है मोनाको। मोनाको में संसाधन कम है, इसके बावजूद उसने अपने आर्थिक समृद्धि के लिए पूंजी, आय और धन को समुचित ढंग से जो है कि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया। आज मोनाको है और बहुत सारे लोग शायद उसका नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो मोनाको टॉप लेवल में जो है कि बड़े जो है कि ऊपर में आता है। अब जरा बात करेंगे, जब हमने बात बोला कि भाई धन और पूंजी और आय है तो क्या इसमें अंतर है फिर? तो यहां पर जरा ध्यान रखेंगे, यहां पर आपका आया पूंजी। कह रहा है कि धन का वह भाग जिससे आय की प्राप्ति की जा सकती है वह पूंजी कहलाता है। हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को। मैं विभिन्न सारे कोचिंग संस्थाओं में पिछले कई वर्षों से जब पढ़ाए तो मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो मेरा प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, जो बच्चों के साथ जो है कि इंटरेक्ट करने का स्टाइल है, दैट इज कॉल्ड माई कैपिटल। वही मेरी पूंजी है। आप जानते होंगे मैं किसी चीज को लेकर के आलोचनात्मक बात नहीं कर रहा हूं। कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको ज्ञान बहुत है, प्रस्तुतिकरण के अभाव में आज उनको कोई जान नहीं पाता है। कुछ ऐसे टीचर हैं कि ज्ञान थोड़ा कम ही है लेकिन प्रेजेंटेशन जो है कि उनका ठीक है, वो जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि पूंजी उसको कहेंगे कि धन का वह भाग जिससे आय की प्राप्ति की जा सके। मेरे पढ़ाई कराने के स्टाइल से हम किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे हैं और उससे हमको आय की प्राप्ति हो रही है, वही मेरी पूंजी है। और इसी को हम लोग कहेंगे सामाजिक पूंजी, जो शिक्षा के रूप में हमारे पास है। एक डॉक्टर हैं जिनका हम चर्चा करना उचित समझेंगे, हालांकि मुझे नहीं पता है कि चैनल पर स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, इतना हम फेमस नहीं हुए हैं। एक बच्चों के डॉक्टर हैं इमरान पटेल, तमाम लोग होंगे, लेकिन इमरान पटेल को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने, उनको हंसाने और उनका इंजेक्शन देने का, आप लोग जानते होंगे इंजेक्शन देने का जो तरीका है वो उनकी पूंजी है। वहां पर भीड़ लग रही है, वो उनके धन का वह भाग हो गया जिससे आय की प्राप्ति हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूंजी समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं जरा कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई धन है तो उसके लिए 5 बातों का होना आवश्यक है। सबसे पहले कि उसकी उपयोगिता है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव जो है कि मोड में हम पढ़ा रहे हैं तो उपयुक्ता है।
क्या हम अंडमान निकोबार में जाकर के, पुदुचेरी में पढ़ा करके, लक्षद्वीप में जाकर के कोचिंग खोलेंगे तो क्या इसकी उपयोगिता होगी? तो बिल्कुल नहीं। यानी हम जो कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं यूटिलिटी होना चाहिए, उपयोगिता होना चाहिए, तब हमको आय की प्राप्ति होगी, अदरवाइज आय की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी बातें हैं, उसमें स्कार्सिटी होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, जिसको हम लोग दुर्लभता कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लता मंगेशकर के आवाज में कुछ ना कुछ जादू था कि आज से 50 साल पहले और अब तक, और मुझे लगता है कि आने वाले 50 साल तक शायद उनके गानों का बड़ा जो है कि मोल होगा। कई लोग आए, लता मंगेशकर के जैसा अलका याग्निक का भी गला है, लेकिन इसके बावजूद लता मंगेशकर के गला में, उनके स्वर में, सुर में ऐसी दुर्लभता है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तीसरा, स्वामित्वशीलता, ऑनरशिप होना चाहिए धन के लिए। ये नहीं कि आप किसी का लेकर के कट कर दिए, कहीं पर पेस्ट कर दिए और कहे कि हमारा है, ऐसे नहीं होता है। इसमें भी आपका वह धन का भाग नहीं होगा। चौथा है आपका हस्तांतरणीयता, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, यानी आपके पास जो गुण है, आपके पास जो पूंजी है, उसका ट्रांसफर इस ढंग से होना चाहिए कि वो उपयोगिता के रूप में आए। और नेक्स्ट है आपका बाह्यता, यानी एक्सटर्नल। आप फाइनली जो है कि इसको अपने जो है कि प्रेजेंटेशन से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। ये धन के लिए 5 बातें जो होंगी। अब बात करें दुर्लभता में, कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, कुछ पुराने विद्यार्थी होंगे उनको भी पता होगा कि लक्ष्मण को जो है कि वीवीएस कहा जाता था, वेरी वेरी स्पेशल, वीवीएस लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि आज जो है कि के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, यशस्वी जायसवाल हो, सूर्य कुमार यादव हो या अन्य लोग हों, ताकत के बल पर जो छक्का और चौका मारते हैं, लक्ष्मण अपने कलाई के बल पर चौका मारते थे। और जो है कि मिड विकेट में और स्क्वायर लेग के बीच से जब वो चौका मारते थे तो शायद उस पर तालियां बजती थी, वो उनकी दुर्लभता था। सचिन तेंदुलकर का कवर ड्राइव, ये उनका दुर्लभता था। राजू श्रीवास्तव का कॉमेडियन करने का तरीका, क्या कॉमेडियन और नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उनकी दुर्लभता था जो ट्रांसफॉर्मेबल तरीके से बाह्य जो है कि लोगों से वो इंटरेक्ट हो जाते थे। उम्मीद करते हैं कि आप 5 बातों को समझने में सफल हुए होंगे। अब जरा बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। साथियों, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में अगर बात करें तो वहां पर कुछ प्राचीन विचार भी जो है कि परिलक्षित हुए हैं, आधुनिक विचार भी परिलक्षित हुए हैं। प्राचीन विचार में जो है कि 2 अर्थशास्त्री हैं, एक का नाम है मार्शल, आप नाम सुने होंगे, और एक का नाम है पिगू। ये दोनों लोग अर्थशास्त्री हैं। इन लोगों ने कहा कि जिस देश में उत्पादन अधिक होगा उस देश की राष्ट्रीय आय का आधार बनेगा वो, यानी वहां की राष्ट्रीय आय अधिक होगी। आधुनिक विचार पर हम लोग बाद में चलेंगे। एक और महोदय आए जिनका नाम था फीसर। फीसर ने कहा कि अगर किसी देश में सिर्फ उत्पादन हो जाए और उसका उपभोग न हो तो फिर काहे का राष्ट्रीय आय का बढ़ना। इन्होंने उपभोग को आधार बनाया, कंजप्शन को। मार्शल और पिगू ने प्रोडक्शन को आधार बनाया कि जिस देश में प्रोडक्शन अधिक होगा राष्ट्रीय आय अधिक होगी। फीसर ने कहा कि नहीं, जिस देश में उपभोग अधिक होगा तो रेवेन्यू अधिक आएगा, उसकी राष्ट्रीय आय अधिक होगी, और उपभोग नहीं होगा तो वहां पर रोजगार क्रिएट नहीं होगा, और रोजगार क्रिएट नहीं होगा तो फिर जो है कि लोग का रहन सहन का स्तर उच्च नहीं होगा। तो इन्होंने राष्ट्रीय आय के लिए आधार बनाया उपभोग को। अब हम लोग आते हैं सारी चीजों को छोड़ करके आधुनिक विचार पर कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में आधुनिक विचार क्या कह रहा है। तो मॉडर्न हाइपोथेटिकल के तौर पर चलेंगे। यहां पर कई अवधारणाएं सम्मिलित होंगी। सबसे पहले कुछ बातें हम लोग को जानना जरूरी है कि भारत में अगर भारत का वित्तीय वर्ष का बात करें, फाइनेंशियल ईयर का बात करें, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून से अब हटा करके सेम हो गया। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार का है वही जो है कि आरबीआई का लेखा वर्ष भी हो गया। एग्रीकल्चर कैलेंडर का अगर बात करेंगे तो वो 1 जुलाई से 30 जून तक अभी मौजूद है। सामान्य कैलेंडर के रूप में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो हम लोग अपने जीवन के दिनचर्या में जीवन में जो है कि उपयोग करते हैं,
उसमें जो है कि सामान्य कैलेंडर कहा गया। अब चलिए जरा ध्यान से यहां समझेंगे। कह रहा है कि भारत का फ्लैक्सेशन, फ्लैक्सेशन का मतलब हो गया मंदी का दौर। तो मंदी का दौर कब से शुरू होता है? तो मई जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक। कारण विभिन्न सारे लोग, क्योंकि लगभग 56% लोग कृषि पर आधारित है हमारे भारत में, और ये जो है कि शुरुआत होती है खरीफ फसल का, और इस समय सारे लोग अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं। दूसरा, कोई बड़े बड़े पर्व त्योहार का अवसर नहीं होता है। तीसरा, इस सेशन में यानी मई जून के बाद और सितंबर अक्टूबर तक शादी विवाह का माहौल भी नहीं होता है, जिसके कारण बाजार सुस्त पड़ जाता है। इसको अंग्रेजी में स्लैक सेशन कहते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही खरीफ फसल का उत्पादन होगा, वहां पर अक्टूबर नवंबर से लेकर के और अप्रैल के बीच तक हमारे भारत में सभी प्रकार के सभी धर्मों के बड़े बड़े जो है कि पर्व त्योहार भी आते हैं, शादी विवाह होती है, बाजार में रौनक आ जाता है मेरे साथियों, और उसी को कहते हैं बिजी सेशन। यानी ये दौर जो होता है वो बाजार में एक रौनक लाता है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति कराता है। अब जरा बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद का। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसको कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक लाइन में सुन लेंगे, हम पहले बोल देते हैं उसके बाद इस पर जाएंगे। भारत भर में एक वर्ष में, वह वर्ष कब शुरू होगा? तभी ऊपर में बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जितने भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होगा उसके अंतिम मूल्य को हम लोग जोड़ेंगे, और उसको बनाने में जितना खर्च आया उसको सेवा का मूल्य कहेंगे। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा जीडीपी प्राप्त होगा। हम जो बात बोले हैं उसको एग्जाम्पल के तौर पर, डायग्राम के तौर पर नीचे भी बताए हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य जो है कि परिभाषा के तौर पर हम लोग देखते हैं। एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर यानी भारत के अंदर अगर लाहौर में जो उत्पादन होगा वो हमारा नहीं होगा, ढाका में जो उत्पादन होगा हमारा नहीं होगा, लुधियाना, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पटना, भागलपुर आदि में जो उत्पादन होगा वो हमारा होगा। के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं, यहां पर अंतिम वस्तुएं जरूरी है। यहां पर अंतिम वस्तुओं के मामले में हम लोग जरा देखेंगे, अंतिम वस्तुओं का उसको संज्ञा दिया जाता है जिसके बाद फिर किसी वस्तु का विनिर्माण करना संभव ना हो। हम आगे लिखे हुए हैं अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में। साथ ही साथ मेरे साथियों, सेवाओं के भी मूल्य को अगर जो है कि जोड़ेंगे, मौद्रिक मूल्य को, तो उसके जो है कि योग को हम लोग कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। अब जरा आ जाते हैं अपने डायग्राम पर। इस डायग्राम को बड़े अच्छे ढंग से समझिएगा साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये काफी आसानी से जो है कि मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है ये आप समझ पा रहे होंगे। जैसे समझिए, भारत हो गया, तो भारत भर में कब से भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी जो है कि वस्तुओं का उत्पादन हुआ वो हुआ अंतिम वस्तु का उत्पादन। और सेवाओं का मूल्य का अगर बात करेंगे तो यहां पर 25,000 हुआ। अब जरा आ जाते हैं, यहां पर हमने आपको बताया है कि वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य अगर बात करें तो ये हो गया आपका 1 लाख रुपया, और सेवा का मूल्य हो गया आपका 25,000। तो जीडीपी जो है कि आपका हो गया 1,25,000। अब बता रहे हैं सेवा के मूल्य में कौन आते हैं। तो विभिन्न उत्पादों के लिए यानी सामान को, जैसे मोबाइल बनाने वाला जो व्यक्ति होगा, तो मोबाइल बनाने वाला व्यक्ति को पैसा दिया गया होगा। इस मोबाइल का बाजार में मूल्य मान लेते हैं 20,000 है, तो 20,000 तो जोड़ेंगे ही। मोबाइल बनाने वाले टेक्नीशियन को अगर हमने 5,000 दिया है तो उसको भी जोड़ेंगे हम, तो ये 25,000 रुपया हो गया जीडीपी। अब जरा बात करेंगे आगे कि ये जीडीपी का जो है वर्गीकरण कैसे होता है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण, जिसके बारे में हम लोग जो है कि अंतिम वस्तु के रूप में देखे थे। आइए साथियों, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वर्गीकरण का अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी वस्तु 4 प्रकार के, वो कौन कौन वस्तु हैं? तो पहला अभी आप देखें अंतिम वस्तु, आपका यहां हो गया अंतिम वस्तु, यानी हमको लोग इंग्लिश में इसको कहेंगे फाइनल गुड्स। वे वस्तुएं जो उत्पादन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं, अर्थात जिन्हें केवल अब उपयोग करना है। जैसे जूता, तो जूता में विभिन्न प्रकार का जो है कि चमड़ा लगा, धागा लगा, लेजेस लगा, जिसको हम लोग जो है कि कहते हैं। तो जूता अब पूरी तरह से उपयोग के लिए है। मोबाइल, मोबाइल में भी बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिनको लगाया गया, बहुत सारे जो है कि टेक्निकल छोटी छोटी चीज है जिसको लगाया गया, उसको जोड़ेंगे।
रेडीमेड कपड़े का अगर बात करेंगे, ये अंतिम वस्तु में आएगा। धागा नहीं आएगा, कपास भी नहीं आएगा, क्योंकि धागा और कपास के बाद ही रेडीमेड कपड़ा बना है। तो जो एक लाइन में कि सिर्फ ऐसा उत्पाद का बात करेंगे, वस्तु का बात करेंगे जिसको हमको डायरेक्ट अब यूज करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमने जो गॉगल्स लगाए हुए हैं, ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है? आप बोलेंगे अंतिम वस्तु है। बिल्कुल, ये अंतिम वस्तु है। अब जरा बात करते हैं आगे कि मध्यवर्ती वस्तुएं तब क्या है, यानी हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? तो ऐसी वस्तुएं जो एक फर्म द्वारा, फर्म मतलब कंपनी का छोटा भाग, दूसरी फर्म को पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती है, पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती है, जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में होता है। जैसे हमने अभी बताया कि अगर कोई कंपनी है चमड़ा का उत्पादन कर रही है, सिर्फ चमड़ा, हम जूता बना रहे हैं सिर्फ, तो हम चमड़ा का जो है कि खरीद करेंगे जूता बनाने के लिए और जूता को बेचेंगे। कोई बेल्ट बना रहा है, वो बेल्ट के लिए चमड़ा खरीदेगा। कोई पर्स बना रहा है, वो पर्स के लिए चमड़ा खरीदेगा। तो जो चमड़ा जो है कि फर्म जो बेच रही थी, उससे हमने लिया जूता बनाने के लिए, और हमने जो है कि उसका मध्यवर्ती वस्तु के रूप में यूज किया। और चमड़ा अगर 1 kg खरीदे 700 का, अगर उससे 2 जूते बने, तो उससे जो है कि हम 1600 में 1500 में बेचेंगे, ताकि हमारे पास भी कुछ जो है कि फायदे हों। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ, अगले कंटेंट की तरफ आते हैं। अब यहां पर एक शब्द आता है उपभोग वस्तुएं, यानी कंजप्शन गुड्स। वे वस्तुएं जिनका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। जैसे किसी परिवार द्वारा दूध एवं आइसक्रीम का उपयोग जो किया जाता है, वो उपभोग वस्तुएं हैं। कैसे उपभोग? तो क्या हमने जो दूध लिया या क्रीम लिया घर के लिए, क्या उसको हम कुछ बना करके बेचने जा रहे हैं? नहीं, हमने स्वयं के उपभोग के लिए लिया है, इसलिए वो उपभोग की वस्तुओं में आएंगी। अब आते हैं पूंजीगत वस्तुओं में, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो जरा देखेंगे कि पूंजीगत वस्तुएं क्या है। इसके अंतर्गत वस्तुएं वैसी वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी उत्पादक की अचल अथवा स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, जिनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार किया जाता है। इन्हें टिकाऊ वस्तु भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2-4 साल में खराब नहीं होता, ये 25 साल, 30 साल, 50 साल में खराब होता है। जैसे यदि किसी उत्पाद का, इस मार्कर को अगर बनाना है, तो मार्कर किसी फैक्ट्री में बनेगा, और फैक्ट्री में किसी मशीन द्वारा बनेगा, तो मशीन जो हो गई वो हमारी पूंजीगत वस्तु हो गई। मशीन जो हो गई हमारी पूंजीगत वस्तु हो गई, यानी प्लांट एवं मशीनरी को हम लोग पूंजीगत वस्तुओं के रूप में जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप 4 वस्तुओं को समझ लिए होंगे। अंतिम वस्तु जो डायरेक्ट यूज में आ जाए, मध्यवर्ती वस्तु जिससे कि कोई वस्तु बन जाए, उपभोग वस्तु जो एक परिवार स्वयं के उपभोग के लिए खरीदता है, पूंजीगत वस्तु जो एक संपत्ति के रूप में हमारे पास मौजूद है। अब जरा आ जाते हैं आगे। अगले में जो है कि सेशन में हम लोग जो है कि थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद का जो है कि हम लोग अगला सेशन में देखेंगे। 3 सेशन में इसको खत्म करेंगे, और अगला सेशन जो होगा वो थोड़ा सा लंबा भी होगा। कारण ये है कि जो है कि सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद में 10 से 15 मिनट इसको आपको समझाने में लगेगा, क्योंकि विदेशियों द्वारा भेजा गया पैसा क्या होता है, उस पर कुछ हम आपको 2-3 न्यूमेरिकल लिख करके बताएंगे, आपसे आंसर पूछेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज जो है कि थोड़ा सा वीडियो छोटा हो सकता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी अगर शुरू करेंगे तो फिर लंबा चला जाएगा। इसलिए आज चैप्टर 2 नेशनल इनकम का लेक्चर 1 आप लोग के सामने प्रस्तुत है। विभिन्न एग्जाम्सन आने वाले चुनाव के बाद जितने भी जो है कि एग्जाम्सन होंगे, इसमें राष्ट्रीय आय की प्रमुख भूमिका होगी, इकोनॉमिक्स के तौर पर, थ्योरेटिकल तौर पर। और मुझे लग रहा है कि वीडियो में फ्रेश दिख रहा है, तो आप लोग जरूर इसको लिखने का प्रयास करेंगे। वीडियो पॉज कर करके आप लोग अपने जो है कि फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम लोगों को प्रोत्साहन मिले। और आप लोगों के लिए भले ही संसाधन कम है, हमको तो कुछ आता नहीं है टेक्निकली, हम सबको पता है और अभी भी हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो टीम काम करती है इस पर, वो सीमित संसाधन में ही काबिले तारीफ कार्य कर रही है। और आप लोगों का एक शेयर, सब्सक्राइब हम लोगों के उत्साह को और बढ़ाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और रेगुलर जो वीडियो आ जा रहा है मेरा, थ्योरी हो, ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट्स में भी हम ज्ञानवर्धक ही बात कर रहे हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं हो रही हैं। इसलिए आप लोग सभी चीजों को देखें और अपने ज्ञान का वर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।